चलिए। हेलो एवरीवन, गुड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा इशू था, अब वो इशू ठीक हो गया आई थिंक। अब दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सब कुछ दिखेगा। ठीक है, आ जाइए फटाफट। सॉरी फॉर द डिले। देयर वर सम टेक्निकल इशू। ओके, आ जाइए, फिर से इंतजार कर लेते हैं। कुछ नहीं अक्षय जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था ना, वो सॉल्व हो चुका है। आ जाइए फटाफट एक बार सब लोग। अब ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? अब दिख रहा है सबको क्लियर? चलिए, अभी सब ठीक है? अब दिख रहा है ना सबको? जल्दी मैसेज करके बताइए सब ठीक है। 2 मिनट का काम था बस, थोड़ा सा इशू था, सही हो गया है। चलिए, गुड गुड इवनिंग नहीं है, अभी तो 3 बज रहा है, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। फटाफट ज्वाइन करिए एंड यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी। अन अकेडमी के यूट्यूब सेशन पे आपका स्वागत करते हैं, लाइव सेशन पे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए एक बार, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और अभी तो बच्चे से ही आए, अभी जब मैंने ओपन किया था तो 14-15 थे। सबको लगा कि टेक्निकल एरर है तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूजीसी के बारे में। दैट इज एनटीए यूजीसी नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। Information about me: PUJA, Pooja Singh. I'm net qualified. I have 6 years of teaching experience, postgraduate in history, B.Ed. आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म क्या क्या प्रोवाइड करता है? हर क्लास में बात करते हैं हम लोग। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, राइट? भाई जल्दी मैसेज करके बता दो, अब सब ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है? सब कुछ ठीक है? ओके है ना? ठीक है ना बच्चे? अब मेरी वॉइस जा रही है सबको? मैं दिख रही हूँ और एकदम स्क्रीन क्लियर है या नहीं है? यस मैम, सब ठीक है। ओके, थैंक यू विश्वास जी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिर आप ये बताइए, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी शुरू हो गई है आप लोगों की, है ना? तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए, फटाफट तैयारी में जुट जाइए। और नेट का एग्जाम कल कुछ बच्चे पूछे थे शायद स्पेशल में कि क्या नेट क्लियर करके या जेआरएफ क्लियर करके क्या होता है। तो देखिए, आप अगर जेआरएफ क्लियर करते हो, नेट अलग होता है, जेआरएफ अलग होता है। मेरिट बेस पे जिसकी मेरिट ज्यादा होती है वो जेआरएफ क्लियर करता है, 15% स्टूडेंट। तो ना यू कैन पीएचडी, किसी भी अच्छे कॉलेज से पीएचडी करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। और जॉब, अगर आप स्कॉलरशिप पा रहे हैं, फिर कहीं से पीएचडी कर लिया, पूरा हो गया, थीसिस लिख लिए, कंप्लीट कर लिए हैं, तो किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए आप क्या कैपेबल हो सकते हैं, आप वहां जॉब पा सकते हैं। लाखों की सैलरी होती है। चलिए, तो कल हमने थोड़ी सी बात की थी किसकी? 16 महाजनपदाज की। जो बच्चे कल क्लास लिए होंगे, जो बच्चे कल क्लास लिए होंगे 16 महाजनपदाज की, हमने वहां पर बात की थी। अब फटाफट किसी को अगर याद हुआ हो 16 महाजनपदाज तो बता दे, किसी को याद है? किसी को 16 महाजनपद का पूरा नाम याद है? कल मैंने 16 का 16 महाजनपद बताया था, जिसमें ये भी बताया था मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसमें पहली डायनेस्टी किसने रूल की है? मगध वॉज वेरी पावरफुल। शक्तिशाली था उसमें से कौन? मगध।
कल बात किया था हमने, फटाफट बताइए। 16 महाजनपदास क्या सबको कैपिटल के साथ याद है? ट्रिक के साथ याद कराया था, याद है ना? यस या नो तो बताइए, याद है या नहीं है? बच्चे, कल मैंने कहा था ये बहुत जरूरी है। जो 16 महाजनपदास मैंने 16 महाजनपद बताया था, ये भी बताया था 16 महाजनपद को कैपिटल के साथ याद कर लीजिएगा। उसके क्वेश्चंस भी कराए थे कल। और ये बताया था कि मगध पर पहली डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी का नाम मैंने बताया था उसको ट्रिक के साथ। हर्यक, शिशु, नंद, मौर्य, यही 4 डायनेस्टी हम पढ़ेंगे। और हर्यक, शिशु, नंद तो छोटा है, बट मौर्यन डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा है। मनीष मीना मैडम जी, हिस्ट्री की बुक मिलेगा? लो, मिलेगा लो क्या? क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन पूछूं? मैम एक क्वेश्चन पूछूं? कौन है? मनीष जी कह रही यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री की बुक चाहिए। सुमता दास, हर्यक शिशुनंद मौर्य, बिल्कुल हर्यक शिशुनंद मौर्य, बिल्कुल सही। कौन है जो कह रहे हैं क्वेश्चन पूछे? बिल्कुल पूछिएगा भाई, क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। एक मिनट, मुझे लैपटॉप का चार्जर लाने दीजिए वरना हमारा लैपटॉप चला जाएगा। 1 सेकेंड प्लीज, लैपटॉप का चार्जर ला रही हूँ मैं। चलिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, पूछिए अब। कौन सा क्वेश्चन किसको पूछना था? फटाफट पूछिए। किसने कहा था कि मैम एक क्वेश्चन पूछे? पूछिए, बिल्कुल क्वेश्चन पूछने की मनाही बिल्कुल नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। अपनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। इग्नोर सम मैसेजेस। बच्चा पार्टी जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते रहे, बाकी कुछ चीजें इग्नोर करें आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा हमारा जो है डिस्चार्ज था। लैपटॉप का चार्जर लेने गए थे। बच्चा अब देखिए, कल अभी हमने कल क्या बात किया था कि जो है जो 16 महाजनपदास थी, 16 महाजनपदास, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया आज। गुड आफ्टरनून नीतू बेटा। हेलो एवरीवन, हेलो। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा कि हर्यक वंश, देखिए अभी हमने कल भी ये बात किया था जब 16 महाजनपदास, ठीक है, 16 महाजनपदास के लिए जब बोला था कि याद रखिएगा, उसको कल बहुत जरूरत पड़ेगी उसमें। लेकिन आप लोग आई थिंक किसी ने याद नहीं किया है 16 महाजनपद विद कैपिटल। जिसको जिसको याद है वो फटाफट मैसेज दे के बताएं कि मगध की कैपिटल क्या थी और मगध पर रूल करने वाली पहली डायनेस्टी कौन थी। हेलो हेलो पांडा जी, हेलो। तो फटाफट बताएं। फटाफट बताएं बच्चे कि 16 महाजनपदास में जब मगध था तो मगध पर पहली डायनेस्टी किसने रूल की? राजगिरी, बिल्कुल राजगिरी कैपिटल थी। एक और कैपिटल क्या थी बेटा? चलिए आगे भी पढ़ते चलेंगे। लेकिन आप लोगों को 16 महाजनपदास याद होना चाहिए था विद देयर कैपिटल। कल पूरा इस पे क्वेश्चन आंसर्स भी हुआ था और कैपिटल के साथ पढ़े थे हम लोग। तो नेक्स्ट आप बताइए कि चलिए ठीक है, यहाँ तक याद है तो अच्छी बात है। 16 महाजनपदास में मगध वॉज वेरी पावरफुल। और कैसे पावरफुल बनी थी? कल हमने बताया था ना कि अंग को जीत लिया था बिंबिसार ने और काशी को जीत लिया था अजात शत्रु ने, और इस तरह से कई राज्य को, कई महाजनपदास को जीत के मगध में उनका विलय कर लिया गया था। तो मान लीजिए पहले मगध इतना बड़ा है, एक उसमें और महाजनपद मिला, एक महाजनपद और मर्ज हुआ,
एक महाजनपद और मर्ज हुआ, और ऐसे ऐसे मर्ज करते करते वो चीज क्या होगी, बढ़ता चला जाएगा, वो पावरफुल होता चला जाएगा। तो धीरे 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 मगध क्या हुआ, सबसे पावरफुल बन गया। और मगध पर रूल करने वाले शुरू सबसे फर्स्ट डायनेस्टी थी, दैट इज हर्यक डायनेस्टी। हर्यका डायनेस्टी, दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। मगध पर रूल करने वाली पहली डायनेस्टी थी हर्यक वंश का। एक चार्ट भी कल बनवाया था, हर्यक का, शिशु का, नंद का, मौर्य का। अगर याद हो तो बताइएगा। पाटलिपुत्र भी था, बिल्कुल सही, पाटलिपुत्र भी था। हाँ जी, एकदम सही, हर्यक डायनेस्टी, बहुत सही। अच्छा आंसर दे रहे, हाँ जी बिल्कुल सही। हर्यक वंश ने रूल किया, हर्यक डायनेस्टी ने रूल किया। और और दूसरी बात की, उस डायनेस्टी पर रूल करते करते किसने, बिंबिसार ने रूल किया पहले, फिर अजात शत्रु ने रूल किया, फिर उदयन ने किया, उसके बाद इनका बेटा नागदशक। ठीक है, ये सारे सीक्वेंस याद रखना नाम का। तो किसके बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग, बिंबिसार। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, तो बिंबिसारा वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जिसका टाइम पीरियड था 544 से 492 ईसवी पूर्व, मतलब बीसी। तो वर्ष 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश बन गया था वो। जब आज आज कल हम लोग एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, तब उस समय वो नरेश बन गया था, किंग बन चुका था, सिर्फ 15 वर्ष की आयु में। और इससे भी कम उम्र थी अकबर की, 13 साल 4 महीने का था जब वो गद्दी पर बैठा था। तो 15 वर्ष में मगध का क्या बन गया, वो नरेश बन गया, राजा बन गया मगध का। उसने गिरिव्रज, गिरि ब्रज, आधुनिक राजगिरी बोलते हैं, को अपनी राजधानी बनाकर हर्यक वंश की नींव डाली। उसने अपने पड़ोसियों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। कल जब क्वेश्चन आंसर्स का रैपिड फायर हुआ था, तब अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पर मैंने सिर्फ हर्यक वंश के बिंबिसार के चेटक से बहन से शादी के 3 लोगों से शादियों का बताया था कि इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे, ताकि इनका साम्राज्य सुरक्षित रहे, इनका जो राज्य है, महाजनपद है, इनके जो इलाके हैं वो सुरक्षित रहे, मित्रता बनाए रहे। तो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत कर किसको बनाया था वहां का राजा, अंगराज। हेलो शर्मा जी, हेलो शर्मा जी। मैम, टेक्स्ट इंग्लिश में नहीं होगा क्या? टेक्स्ट इंग्लिश में भी होता है, बट मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही हूँ। हिंदी में भी करूँ इंग्लिश में, या तो ऐसा कर सकती हूँ, इंग्लिश में लिख सकती हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, या हिंदी में लिख सकती हूँ, उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभी सिर्फ नाम है, मैं उसको इंग्लिश में भी बोलते चल रही हूँ, ठीक है। जहां दिक्कत आए आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। टेस्ट वैसे पूरा इंग्लिश में, ये भी जो आगे टेस्ट होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा। हाँ जी, अंग का, अजात शत्रु का, वहां का साम्राज्य का जीत कर अंग का राजा बना दिया था। लेकिन सोचिए, उसको सिर्फ अंग नहीं चाहिए था, उसको पूरा मगध चाहिए था। तो अंग को जीत कर, जब बिंबिसार ने अंग को जीत के मगध साम्राज्य में मिलाया, वहां पर उसको राज्य दे दिया अंग का, तो वो अपने पिता की ही हत्या कर कर ही असैसिनेटेड हिज फादर। पहली बार किसी ने अपने पिता की हत्या करी गद्दी के लिए। ही वॉज अजात शत्रु, अजात शत्रु असैसिनेटेड हिज फादर बिंबिसारा फॉर द अंपायर, फॉर द अंपायर, मगध के लिए। तो उसने अंग राज्य को, चंपा बंदरगाह को अपने कब्जे में कर लिया। उसने अंग राज्य में जो एक चंपा बंदरगाह था, पोर्ट, चंपा पोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके कारण मगध के व्यापार और वाणिज्य में भारी भारी वृद्धि हुई। तो जैसे व्यापार करना है, फॉर एग्जांपल आज ही हम लोग ट्रेड करें और चाइना रास्ता बंद कर दे, हमारे पास ट्रेड करने का कोई रास्ता ना हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो ट्रेड के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए यूपी और बिहार एक दूसरे से ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है, यूपी और बिहार एक दूसरे से ट्रेड करना चाह रहे हैं, लेकिन बीच में रास्ता कोई बंदरगाह है, वो उस पे हमारा कब्जा ही नहीं है। कभी भी बिहार कह सकता है हम आपसे वो नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। तो अगर यूपी ने उस पे कब्जा ही कर लिया, उस बंदरगाह पे, तो आराम से क्या करेंगे, व्यापार
हो सकता है। तो व्यापार के लिए बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, जिससे व्यापार और वाणिज्य में भारी वृद्धि हुई। उसने सुदूर देशों से संबंध स्थापित किया, बहुत दूर, लाइक बहुत दूर जितने लोग थे उनसे संबंध स्थापित किए, रिलेशन बनाए अच्छे। गांधार राज्य तक अपने दूत भेजता था। तो जो गांधार राज्य था, जहाँ की गांधारी थी, कल पढ़ाए थे ना गांधारी, इसीलिए उनको गांधारी कहा जाता था, गांधार की थी। तो उनसे भी वहां तक अपने दूत भेजा करता था। तो इस बात का याद रखिएगा। हाँ जी, अजात शत्रु को किंग बनाया था, एकदम सही। चलिए, फिर पुराणों के अनुसार अगर पूछ ले कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने मगध पर कितने साल शासन किया, तो पुराणों के हिसाब से मगध पर उसने 28 वर्ष तक शासन किया। किसने? बिंबिसार ने। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। कुशल मतलब बहुत अच्छे प्रशासन की आवश्यकता होती है, उस पे उन्होंने सर्वप्रथम बिंबिसार ने ही जोर दिया था। उसने कौशल, वैशाली के राज परिवारों से अपने संबंध स्थापित किए थे। कौशल के नरेश की बहन से शादी किया था, वैशाली से भी शादी किया था। और इस तरह से अंतिम अंतिम समय में अजात शत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। तो अपने पिता की हत्या करने वाला पहला वंश कहलाता है हर्यक वंश। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डायनेस्टी है, कौन सा वंश है, कौन सा रूलर है जिसने गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या की, और फिर उसकी भी हत्या उसके बेटे ने कर दी। उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी, और उदयन की भी हत्या नागदशक ने कर दी गद्दी के लिए। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही पाओगे। तो इस तरह से क्या होता है कि गद्दी के लिए पहले से ही खून खराबा होता आया है। आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। अच्छा, ये कौन सा तीन गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? पॉलिटी पढ़ते हैं ना आप लोग, तो ये बताइए फटाफट कि गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट कितने प्रकार का होता है, फटाफट बताएं उदाहरण के साथ, विद एग्जाम्पल, आई वांट विद एग्जाम्पल। गवर्नमेंट कितने टाइप्स का होते हैं, गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं? आपके पास 30 सेकेंड है, बताइए विद एग्जाम्पल। हाँ जी, गांधारी फ्रॉम महाभारता, जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी। जल्दी बताइए, गवर्नमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलिटी भी पढ़ते हो ना आप लोग? गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं? गणतंत्र, राजतंत्र, रिपब्लिक, मोनार्की। अच्छा, गणतंत्र, राजतंत्र, चलिए ठीक है, यहां तक ये भी ठीक ही है। लेकिन सुनिए, जो गवर्नमेंट होता है, मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, तो तीन रहे हैं हमेशा। इसी आपका इसमें ही आ जाता है। जैसे गवर्नमेंट हमारी हुई पहली, तो डिक्टेटर तो एक ही रहा है। कौन? डिक्टेटर का नाम बताए फटाफट। एक डिक्टेटर था जिसका नाम हमेशा लिया जाता है एज ए डिक्टेटर, जल्दी बताएं। नाइन्थ की बुक में हिटलर, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, हिटलर पढ़े हो ना? हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। वही एक डिक्टेटरशिप है। और एक तो मोनार्की सिस्टम, जहां पर राजा, नरेश, किंग ये होते हैं, वो मोनार्की सिस्टम होते हैं। राजतंत्र वहां होता है जहां पर राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये गवर्नमेंट का टाइप नहीं है। राजतंत्र जहां पर राज सिर्फ राज घराने के लोग हों, उनका बेटा राजा बने उनका। और जो अपना प्रजातंत्र होता है जहां पे प्रजा चुनती है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट होता है, दैट इज मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप। एंड थर्ड जो अभी अपने यहाँ चल रहा है, दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री सब चाहते हैं जहां पर जनता खुद वोट देती है, खुद अपने राजा को, जो भी राजा हो या प्रधानमंत्री हो जो हो, उसको चूज करते हैं। तो हम अपने यहाँ अपने क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में है हम। इससे पहले ब्रिटिश थे तब। ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन में तो अभी वो है ना, मोनार्की ही समझ लो, रानी साहिबा जी हैं, लेकिन वहां का कानून हमसे भी अच्छा है। राशि बहन, राशि भान, राशि भान क्या है समझे नहीं हम।
हिटलर, हाँ जी, हिटलर बिल्कुल सही पांडा जी। हिटलर ने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, सबको गैस चैम्बर में भरवा के जिंदा मरवा दिया था, गैसी चैम्बर में भर दिया था सबको। तो अक्सर अब क्या मोदी जी को लोग कह रहे हैं वो हिटलर द्वितीय है, क्या ऐसा है? हिटलर बन सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता मोदी जी हिटलर हैं। बट ठीक है, अभी थोड़ा सी अपनी इकोनॉमी डाउन है, उसको संभालिए। आप लोग के ही हाथों में है अपनी इकोनॉमी, जो हमारी आने वाली यूथ है, आप जैसे बच्चे, हम जैसे लोग ही अपनी इकोनॉमी को सुधार सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अजात शत्रु। तो देखिए, अजात शत्रु के बारे में कुछ चीजें पूछता है डायरेक्ट। इसके बचपन का नाम पूछता है, इनका नाम क्या था, इसने कौन सा जो औजार यूज किया था पहली बार, क्योंकि इसने यूज किया था इसलिए उसको अक्सर पूछते हैं। उसका नाम था रथ मूसल और महाशिला कंटक, दो नाम था, ये अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो दो चीज तीन चीज। न, मोदी जी तो ऐसे नहीं लगते। हाँ जी, मोदी जी ऐसे नहीं लगते, मुझे भी नहीं लगते। तो अजात शत्रु, अजात शत्रु का टाइम पीरियड है 492 बीसी से इन्होंने 460 बीसी तक रूल किया। ठीक है। तो मगध साम्राज्य का प्रतापी राजा, अगर पूछे मगध साम्राज्य का सबसे फेमस और सबसे पावरफुल राजा, तो आपने लगाना है अजात शत्रु को ही। यह बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द नेम, चाइल्डहुड नेम ऑफ नेम ऑफ अजात शत्रु। तो क्या लिखोगे आप? कुनिक। कुड़िक हिंदी में और कुनिक इंग्लिश में। पुनिक नाम था इनके बचपन का नाम। आरंभ में अजात शत्रु ने विस्तार की नीति अवाई। शुरू शुरू में इसने सोचा कि जितना कब्जा किया जाए उतना अच्छा है, विस्तार, फैलाओ। सबसे पहले ये फैलना चाहता था पूरे भारत में। काशी को लेकर अजात शत्रु का कौशल नरेश से युद्ध हुआ। जो काशी था उसको लेकर, क्योंकि कौशल नरेश भी काशी पर कब्जा चाहते थे, और अजात शत्रु तो मगध पे रूल कर रहा था। कौन? आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु और कौशल नरेश भी पाना चाह रहे थे काशी, तो बाद में इसने कौशल और काशी दोनों को ही जीत लिया था, जो कि कल डिस्कस भी हुआ था। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा जैन ग्रंथ और भगवती सूत्र, कल भी पढ़े थे हम लोग। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र के अनुसार अजात शत्रु वज्र संघ के साथ युद्ध हुआ था। अगर पूछे कि कौन सा ग्रंथ हमें बताता है कि अजात शत्रु का वज्र संघ के साथ भी युद्ध हुआ था, तो जैन ग्रंथ, जैन लिटरेचर, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र के अनुसार हमें पता चलता है कि अजात शत्रु ने वज्र संघ के साथ भी युद्ध किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है। ठीक है। अजात शत्रु ने अपने मंत्री बस्कार की सहायता से लिच्छवियों की एकता को भंग कर उनकी शक्ति पर विजय पाई। देखिए, जब तक आप यूनाइट हो, इसीलिए कहते हैं ना, एक अगर स्टिक ले हम, उसको तोड़े तो टूट जाएगा, लेकिन अगर हम लोग कई स्टिक लिए और उसको तोड़े तो नहीं टूटेगा। इसीलिए पहले सबकी एकता को तोड़ दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, और इसको अलग कर दो। तब क्या होगा? तब जीत सकते हैं। वन बाय वन एक चीजों को लड़ेंगे, एक कैप्चर करेंगे, जीत जाएंगे। तो लिच्छवियों से नहीं पा रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे, तो इनकी एकता को ही भंग करके उस पर विजय प्राप्त कर ली। यही रूल फॉलो होता है ब्रिटिशर्स पे। अभी जब ब्रिटिश पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में एंट्री करेंगे, तो आपने देखा जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, तो दोनों में उधर सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया, तोड़ दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? बीच में फूट डाल दिया, फूट डालो राज करो, फूट डाल दिया। और बैटल ऑफ बक्सर में शाह आलम सेकेंड और अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों को साथ में हरा दिया, क्योंकि धोखेबाज लोग अंदर ही बैठे हुए थे, उनकी एकता को भंग कर देते थे अंग्रेज, एक दूसरे को लालच दे देते थे। इसी की वजह से भारत हमारा पीछे होते हुए चला गया। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे एकता है तो एकता रहेगी, जहां पर वहां पर तरक्की होगी, जहां पर एकता भंग हुआ वहां पर सीधे शोषण होगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में ही संपन्न हुआ था। तो कल ये पढ़े थे ना हम लोग अच्छे से, बौद्ध काउंसिल्स, 4 बौद्ध काउंसिल्स, फटाफट बताएं जिसको याद हो। 4 बौद्ध काउंसिल्स पढ़े थे कल हम लोग, ट्रिक के साथ पढ़े थे। तो प्रथम बौद्ध काउंसिल, फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल
फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुआ है? अजात शत्रु के शासनकाल में। अब फटाफट आंसर देख बताएं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुआ है? सरोज जी गुड आफ्टरनून, थैंक्स मैम हिंदी में लाने के लिए। अब आपने हिंदी में मंगाया, आप कुछ बच्चे इंग्लिश में मंगा रहे हैं। अब कल एक काम काम करेंगे, पहले तो पीपीटी ज्यादा हो जाती है, अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखें तो पीपीटी ज्यादा हो जाती है, पूरा लेंथी हो जाता है। काला शोक, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर, काला शोक। और थर्ड किसके समय पीरियड पे हुआ और कहाँ हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासन काल में और कहाँ हुआ? काला अशोक सेकंड, काला अशोक तो ठीक है, थर्ड हुआ अशोक, बिल्कुल सही। थर्ड अशोक कहाँ पर? अशोक के समय जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो इसके शासन काल पे मगध की सीमाओं, गौरव तथा शक्ति में अपार वृद्धि हुई। जो मगध का बॉर्डर था, उसकी जो गौरव था, पावरफुल शक्ति, जो शक्ति सबकी वृद्धि हुई किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। काशी, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट वाली है आपकी। काशी वज्र संघ से लड़ाई में बहुत बार पूछा है, अजातशत्रु ने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक नामक दो हथियारों का प्रयोग किया था। रथ मूसल और महाशिला कंटक किसके खिलाफ? काशी और वज्र संघ के खिलाफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अजात शत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी की सुरक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनवाया। दुर्ग मतलब किला, फोर्ट। तो जैसे युद्ध होता है, चाइना का दीवार सुना है ना, उसने क्यों बनाया? क्योंकि उसको अपना चाइना सेव करना है। तो मान लीजिए मेरा इलाका है और उसको हमने फोर्टिफाइड कर दिया, यहाँ से किला बनवा दिया, तो क्या होता है, हमें यहाँ से जैसे कोई अटैक कर रहा है तो टाइम मिल जाता है संभलने का। और जब तक वो इसको भेदेंगे, इसको तोड़ेंगे, तब तक हमारी सेना भी क्या होगी? तैयार हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी राजधानी को सुरक्षा करने के लिए एक मजबूत लोग दुर्ग बना लेते थे, फोर्ट बना लेते थे, ताकि उससे सुरक्षित रहे, उन्हें समय मिल जाए तैयारी करने का। क्योंकि अटैक जो होते थे हमेशा अचानक अटैक हो जाते थे। तो क्या होता था, अगर आप रेडी नहीं है, आपकी कोई सुरक्षा नहीं है, तो क्या आप संभलने का मौका भी नहीं पाएंगे। इसीलिए फोर्ट बनवा लेते थे ताकि उनको अपनी भी सेना तैयार करने का टाइम मिल जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि महापरिनिर्वाण सूत्र, महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजात शत्रु ने बुद्ध के कुछ उपदेशों को लेकर राजगिरु में एक स्तूप का निर्माण करवाया है। तो उनके उपदेश को स्तूप में निर्माण करवाया था किसने? अजात शत्रु ने। ये चीज हमें कहां से प्राप्त होता है? महापरिनिर्वाण सूत्र से। अजात शत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तक एवं बौद्ध साक्ष्य के अनुसार 32 वर्षों तक शासन किया। कई बार मैच करने के लिए दे देता है कि पुराणों के अनुसार कितने साल तक उसने शासन किया, तब आप 28 साल लिखोगे। बौद्ध साक्ष्य के आधार पर अजात शत्रु ने कितने साल तक शासन किया, तब आप लिखोगे 32 वर्षों तक। कभी कभी मैच करने के लिए भी दे देगा, तो इस चीज को ध्यान से समझ के, क्योंकि नेट कभी भी क्वेश्चन को घुमा देता है। जो यूजीसी पूछता है वो बहुत ही टफ क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो वहां पर कर लेंगे। अंतिम समय में अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कहा। अभी कुछ देर पहले जैसे बताया, वो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने अपने पिता की हत्या की है गद्दी के लिए, तो बेटा भी बैठे बैठे देख ही रहा है। उसको भी लग रहा है भाई, अगर गद्दी मारने से मिल जा रही है तो उस समय गद्दी के लिए तो कुछ भी करना वाजिब था, सब कर ही जाते थे। तो उसने भी उनकी हत्या कर दी। लो, आपने मेरे दादाजी को मारा तो मैं आपको मार रहा हूँ, आगे चल के मेरा बेटा मुझे मारेगा, ये उनको भी पता थी। तो इसमें अजात शत्रु की हत्या करके उदयन ने गद्दी छीन ली, उसके पुत्र उदयन ने गद्दी ले ली। चौथा कनिष्क, बिल्कुल सही, चौथा कनिष्क था। नेक्स्ट है उदयन। उदयन आता है आपका अच्छा जल्दी बताएं, लास्ट किंग कौन था? हु वॉज द लास्ट किंग? चीटिंग नहीं। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी? डोंट चीट, जल्दी जल्दी आंसर देना है। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी?
वैसे चीटिंग यहाँ तो पेज पे नहीं लिखा हुआ है, बट चीटिंग कर लोगे आप लोग लग रहा है। जल्दी बताएं, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ उदय नागाशोक? नागशोक था? काला शोक होता है, नागाशोक नहीं। नाग दशक, बिल्कुल सही। नाग दशक वॉज द लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी। तो उदयन की बात करें तो उदयन ने आधुनिक पटना पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर पाटलिपुत्र नगर की आधारशिला रखी। तो अगर पूछे किसके, आधुनिक पटना जो अभी पटना है, तो गंगा ऐसे लिख के तब याद रखना, गंगा और सोन के संगम पर, जहां पर ये दोनों मान लो यहाँ पर संगम हो रहा है, एक किला बनवाकर, यहाँ पर एक फोर्ट बनवाकर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, यहाँ पर आधारशिला रखी। तो गंगा और सोन जहां पर मिलती हैं, जहां पर इनका संगम होता है, ये जहां पर संगम हो रहा है, वहां पर एक किला समझिए, फोर्ट बनवा के पाटलिपुत्र नगर को आधारशिला रखी। इस तरह याद रहेगा ना। अगर पूछ भी ले कि पाटलिपुत्र नगर किस नदियों के संगम पर बना है, तो आंसर दे लोगे। पाटलिपुत्र नगर किस नदियों के संगम पर बना है, अब आंसर दे लोगे ना आप लोग? यस और नो? चलिए, आंसर नहीं दे रहे, चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं तो आगे बढ़ूं। यस, हाँ जी, चलिए ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, यह भी विस्तारवादी नीति का समर्थक था। इसको भी लगता था कि साम्राज्य जितना बड़ा होगा उतना समृद्धशाली होगा। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड तथा दर्शक सिंहासन पर आए। इनका भी कहीं कहीं नाम मिलता है, मुंड, दर्शक, ये लोग भी। बट तथ्य एकदम इसका क्लियर नहीं कह सकते कि कुछ लोग ऐसे लोग सिंहासन पर भी बैठे थे। तो पुराणों के अनुसार उदयन ने 33 वर्षों तक शासन किया, और महावंश के अनुसार इसने 16 वर्षों तक। तो ये 33 और 16 का जो डिफरेंस देख रहे हैं ना, 16 और 33, कुछ लोग कह रहे हैं 33, कुछ लोग 16, इसीलिए इनका अनिरुद्ध और ये मुंड और दर्शक जो सिंहासन पर कहे गए बैठे गए, उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर उसने 33 वर्ष रूल किया तो वो सब रूल कब किया, अगर 16 वर्ष किया है तब भले कर सकते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको देगा भी नहीं, ठीक है। नाग दशक वॉज द अंतिम किंग, नाग दशक वॉज द लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी। नाग दशक अंतिम राजा था किसका, हर्यक वंश का, जिसकी हत्या किसने की थी, शिशु नाग ने। तो लगभग 413 ईस्वी पूर्व में जनता ने इस वंश के अंतिम राजा को मगध से पदच्युत करके बनारस के उपराजा, कहाँ के थे शिशुनाग, बनारस के उपराजा शिशुनाग को शासन सौंप दिया। तो जनता ने इसको अंतिम किया और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी 413 में नाग दशक की, और एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो देखिए बहुत छोटा छोटा है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको जो मार्क कर रहे हैं वही याद करते चलिए। बट मौर्यन डायनेस्टी में जो फैक्ट्स हैं वो बहुत हैं। सबसे ज्यादा अशोक के बारे में है, तो अभी अशोक के एडिक्ट्स, अशोक के वो सारे, मौर्यन डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पे दिमाग को थोड़ा सा शांत करके, रिवाइज करके, अच्छे से पढ़ के तब जाइएगा, वहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार पूछता है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आता है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी का कल टाइम पीरियड बताया था मैंने। पायल चौहान, गुड आफ्टरनून पायल जी। गुड पूजा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट बताइए, शिशुनाग का कल टाइमिंग बताया था मैंने, शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? जल्दी बताएं। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या था? कल ये ट्रिक लिखे थे, जो आज बच्चे नए होंगे वो याद कर लें।
हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मोहे से मौर्य वंश। यही चारों वंश आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको याद करने के लिए बस दिया गया है। तो हर शिशु नंद मोहे प्यारा लागे, कल ये ट्रिक बताया था, जो नहीं है वो देख ले। हर्यक वंश 544 से 413 बीसी तक रूल किया था और शिशुनाग ने किया था 413 से 344 तक बीसी तक। नंद वंश ने किया था 343 बीसी से 321 बीसी तक और मौर्य वंश ने किया था आपका 323 बीसी से 184 बीसी तक। बताइए, चार नहीं याद हुआ आप लोगों से? यही चार मैंने कहा था याद रखना। हर शिशु नंद मोहे, हर्यक शिशु नंद मौर्य। तो हर्यक हो गया है, शिशुनाग हो जाएगा, एक ही पेज है। नंद भी बहुत छोटा है, मौर्य थोड़ा बड़ा है। तो आज 2 घंटे की क्लास है, अभी 5 से 7, फिर वहां मिलते हैं। वहां पर रैपिड फायर भी है 50 क्वेश्चंस के मौर्यन डायनेस्टी के। और ये शिशुनाग उशनाग वंश का हमने रैपिड फायर कल कर दिया था। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं शिशुनाग का टाइम पीरियड। अब बताइए, शिशुनाग 413 से 344 बीसी तक इस वंश ने रूल किया। शिशुनाग ही इस वंश का संस्थापक था, प्रथम राजा था। पुराणों के अनुसार इसे अवंती की सेना नष्ट कर दिया था। कल भी ये बात हुई थी। पुराणों के अनुसार इसने अवंती, अवंती क्या है तुम्हारी ने, अवंती कैपिटल किसकी थी? महाजनपदा किसकी कैपिटल थी? अवंती की कैपिटल जल्दी बताइए। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जिमल, चेदि, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती। अवंती कल का ट्रिक भी बनाए थे, जल्दी बताइए। इसने सेना नष्ट कर दिया था। अवंती मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। तो ये भी अवंती को भी मगध में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। शिशुनाग ने वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त कर ली थी। शिशुनाग ने वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए, एक के बाद जितने 16 महाजनपदास थी, सबको मगध में मिला लिया गया। धीरे धीरे सारा सब कुछ विलय हो गया, किसमें? मगध में हो गया। इसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी वैशाली भी बनाई थी, कुछ समय के लिए बस अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। शिशुनाग के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, जिसके टाइम पीरियड पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, 384 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिव्यवदान में कालाशोक का नाम कवर्ण मिलता है। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दिव्यवदान में कालाशोक का नाम क्या मिलता है, तो कवर्ण मिलता है। उसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। जैसे इसने वैशाली बनाई, उसके बाप ने, शिशुनाग के बाप ने पहली कैपिटल बनाई वैशाली, फिर दूसरी कैपिटल बनी इनकी पाटली, वैशाली बनाया शिशुनाग ने और कालाशोक ने बनाया पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन इसी शासनकाल में हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध साहित्यों के अनुसार, जो बौद्ध रचनाएं होती रहती थी, बौद्ध लिटरेचर, उसके अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र, कितने? 10 पुत्र ने 22 वर्षों तक शासन किया। लेकिन वो 10 पुत्र कौन थे, वो भी एकदम स्पष्ट किसी को नहीं है। बस बौद्ध साहित्यों में पता चलता है कि कालाशोक के बाद और भी 10 राजा थे, जो 10 पुत्र थे कालाशोक का, उन्होंने रूल किया है। तो इस प्रकार 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है। ओके कैरी जी, बिल्कुल कल से मैं इंग्लिश और हिंदी में श्योरली दोनों में लिखूंगी, बट मैं जो कंटेंट है आपको उसको इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ। उधर चेक कर लीजिए, यू कैन चेक इट। बट नेक्स्ट टाइम आई बी श्योर कि आई प्रोवाइड यू इन इंग्लिश टेक्स्ट। ओके, आई श्योर। ओके, डोंट वरी।
you will get in English language only, and English and Hindi both. Hindi वाले बच्चे भी ना डरे, you both Hindi and English medium both students will get in Hindi and English both. Okay, and rapid fire of questions is in English only. So join me on there. और 10 पुराण में काला शोक नाम करवाया गया था. Okay, so tomorrow it will be English and Hindi both. Okay, don't worry. ठीक है, नंदा डायनेस्टी, नंद वंश जिसको बोलते हैं नंदा डायनेस्टी. Nanda dynasty ruled over all India, and the founder of Nanda dynasty was Mahapadmanand. Mahapadmanand नंद वंश का संस्थापक था, फाउंडर था. तो नंदा वंश का भी टाइम पीरियड बताया कितना था, 343 बीसी से लेके ओके ओके एवरीवन 321 बीसी तक. अब देखिए इतना कम टाइम पीरियड क्यों है, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड जो फाउंडर था इसका, कौन था फाउंडर संस्थापक, महापद्म महापद्मनंद वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. और पुराण के अनुसार महापद्म इस वंश का वास्तविक रियल फाउंडर था. ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी. रियल फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्म नंद. और इसको कल एक चीज और बताया था कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला, ही किल्ड क्षत्रिय, इसने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया है. तो पुराणों में उसे सर्व छत्रातक, ये देख रहे हैं आप, पुराणों में उसे सर्व छत्रातक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला कहा गया. और बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन, एंड बौद्ध लिटरेचर्स में ही वॉज कॉल्ड उग्रसेन, यानी भयानक सेना का सेनापति कहा गया है. भयानक सेना का सेनापति. वह एक दासी पुत्र था. जैसे पहले क्या होता था, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें दासी के पुत्र के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और बहुत सारे इश्यूज होते थे. तो इसीलिए वो चिढ़ जाते थे, उनके अंदर वो भावनाएं हमेशा से भर जाती थी, जिसकी वजह से वो क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से नफरत करने लगते थे. और इसीलिए जब ये महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक बने तो इन्होंने क्षत्रियों का विनाश करने की कसम खा ली थी और कई क्षत्रियों को गला काट दिया था. इसने कलिंग पर अपनी जीत दर्ज की तथा वहां से जिनकी मूर्ति उठा लाया. कलिंग पर अपनी जीत भी कर ली और वहां से जिन की मूर्तियां उठा लाया, सब जो भी थे जैन धर्म से रिलेटेड. उसने अपने आप को एक नाथ और एकमात्र संप्रभु राजा माना. उसने कहा कि मैं एक हूँ, मैं ही एक राजा हूँ, मैं ही पूरे भारत का एकमात्र संप्रभुत्व राजा बन सकता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है. नो वन इज लाइक मी, आई एम ओनली वन किंग ऑफ द ओवरऑल इंडिया. तो नंदों ने सबसे पहले साम्राज्य तथा केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली. नंद वंश ने ही पहले केंद्रीय लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव डाली. इसी कारण कभी कभी इन्हें भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माण करता भी कहा जाता है. नंद पहले क्षत्रिय शासक थे, पहले ये क्षत्रिय थे, इसी कारण इन्हें क्षत्रियों का संहार करता भी कहा जाता है. मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रथम चरण महापद्मनंद के साथ ही समाप्त हो जाता है. चलिए महापद्मनंद तो हो गए, अब बारी आती है तो धनानंद से पहले और महापद्मनंद के बाद, बिफोर घनानंद एंड आफ्टर महापद्मनंद देर वर 8 रूलर्स. वहां पर 8 रूलर्स के नाम मिले हुए हैं. महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारियों ने मगध पर शासन किया. लाइक फर्स्ट वॉज पांडुक, सेकेंड वॉज पांडुगत, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशांक, दस सिद्धक, कैवर्त, धनानंद. These are the 8 rulers who ruled after Mahapadmanand and before Dhananand. Dhananand was the last king of Nanda dynasty.
नंद वंश का अंतिम किंग कौन था? धनानंद। अब इसी के समय पर अटैक किसका हुआ था? अलेक्जेंडर का, सिकंदर का। सिकंदर अटैक when the ruler of when the Nand dynasty ruler Nanda Dhananand was ruled over the इंडिया। जब वो इंडिया पर रूल कर रहा था उसी समय सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि उस समय भारत का राजा कौन था जिस समय सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था? तो कौन था उस समय? धनानंद। तो इसी के समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इसी समय मगध पर अधिकार कर लिया और नए धर्म की स्थापना की। तो कैसे, क्यों इन्होंने किया? चाणक्य ने इनकी मदद क्यों की? तो चंद्रगुप्त जब ये धनानंद थे, मदिरा मदिरा होता था तब शराब, उसके नशे में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य जो थे उनकी बेइज्जती कर दी थी, इंसल्ट कर दी थी, जिसकी वजह से चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। और वही हुआ। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दी, उनसे मिले, उनसे बातचीत किए, उनको तैयार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी और नया डायनेस्टी ही फाउंडेड न्यू डायनेस्टी दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसारा था और बिंदुसारा का बेटा अशोका था। और अशोक ने 261 बीसी में जब कलिंगा बैटल हुआ, कलिंगा बैटल के बाद उसने जब खून खराबा देखा तो युद्ध करना छोड़ दिया। उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया और क्या ज्वाइन कर लिया उसने? बौद्धिज्म ज्वाइन कर लिया। और कई लोगों को, अपने राज्य के कई लोगों को, कई देश, कई शहर, हर जगह कोने कोने भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये रहा हमारा महापद्मनंद से हर्यक वंश से लेके नंदा तक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू डायनेस्टी दैट इज मौर्यन डायनेस्टी एंड there were three most important ruler. One is Chandragupta Maurya, Bindusara and Ashoka. They are the most important ruler of the Mauryan dynasty. And inscription, about inscription we will study next in our next topic, inscription of Ashoka, because this is the very important topic of Ashoka. And I think 2 or 3 question will come in the from this chapter only. So you have to concentrate on Mauryan dynasty. Okay, and for English, tomorrow I'll bring the content of Chandragupta Maurya and Bindusara and Ashoka in English totally. Okay, so today you have to manage because I have only in Hindi PPT and I'm going to explain in English too. So if you can manage, तो manage it. Okay, चलिए तो शुरू करें। वैसे भी टाइम कम है, 5 बजे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त और उनको फिनिश करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हो जाएगा वैसे, 5-10 मिनट दो हमें। चलिए, नहीं हो पाएगा आज अभी, ये शाम को 2 घंटे की जो क्लास है उसी में हो पाएगा, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य कर लेते हैं, फिर बिंदुसार, अशोक को शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल, ये तीनों नाम उन्हीं के थे, चाणक्य के ही। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। ही डिफीटेड द लास्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी हु वाज धनानंद एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डायनेस्टी दैट इज मौर्यन डायनेस्टी। ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण लिटरेचर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन में उन्हें क्षत्रिय और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? फटाफट आंसर देख बताएं, नहीं तो लास्ट में मैं बताती हूँ।
निम्न कुल का कहा गया है। तो तीन लोगों ने तीन चीजें कही है। जो बौद्ध ब्राह्मण लिटरेचर है, दे सेड कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज शूद्र, एंड बौद्ध एंड जैन लिटरेचर सेड कि चंद्रगुप्त मौर्य वाज क्षत्रिय। मुद्रा राक्षस सेड दैट ही वाज रिलेटेड टू निम्न कुल। तो जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स, एपियोनस ने, प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोट्स कहा है। तो इनके दो नाम है, सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य was also called like सैंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही उन्हें सैंड्रोकोट्स, तो अगर कोई कहे कि किसने पहचाना कि सैंड्रोकोट्स ही आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, तो सर विलियम जोन्स ने कहा कि जो सैंड्रोकोट्स हैं ही रिप्रेजेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त है वही आपके सैंड्रोकोट्स हैं और एंड्रोकोट्स भी हैं। तो प्लूटार्क और एपियोनस ने उन्हें एंड्रोकोट्स कहा है और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स। जस्टिन स्ट्रेबो और एरियन ने उन्हें सैंड्रोकोट्स कहा है। ठीक है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर को पराजित किया था। Yesterday we talk about it कि सेल्युकस निकेटर was defeated by चंद्रगुप्त मौर्य and चंद्रगुप्त मौर्य got married to with his daughter Helena and Seleucus Nicator sent मेगास्थनीज एज अम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस निकेटर को पराजित किया था जो यूनानी था और उनकी बेटी हेलेना से शादी कर लिया था। उसके बाद उसके जीते हुए राज्य वापस कर दिए गए और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था अपना एम्बेसडर बना के, जहां पर उसने इंडिका पुस्तक की रचना की। गॉट इट। तो संधि का हो जाने, पराजित किया, संधि हुई दोनों के बीच में। हो जाने के पश्चात सेल्युकस ने क्या क्या दिया चंद्रगुप्त को? सेल्युकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए पहले। 500 हाथी के बदले में, एक मिनट, हाँ, तो चांद 500 हाथी लेकर बदले में एरिया हेरात दे दिया, अराकोसिया कांधार दे दिया, जेड्रोसिया बलूचिस्तान में दे दिया, पेरोनसियाई में काबुल में था वो दे दिया। ये सारे क्षेत्र किसको दे दिए उसने? सिर्फ 500 हाथी के बदले। कुछ भाग उसे सौंपकर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। इस युद्ध का विवरण सिर्फ एपियोनस ही देता है। सिर्फ अगर पूछे कि इस युद्ध के बारे में हमें कौन बताता है, तो एपियानस ही बताता है सिर्फ इस युद्ध के बारे में हमें। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से ज्ञात होता है। अगर पूछे क्या बंगाल पर चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी, तो हाँ, महास्थान अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अनारनूर एवं पुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। कई बार पूछता है किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था, तो आप उसमें लिखोगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। ठीक है। विशाखा दत्त मुद्रा, बिल्कुल सही, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस लिखे हैं। तमन्ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे। मैं आज क्विज नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। अभी ना ये क्लास लूंगी मैं 4:30 बजे तक, फिर मैं मिलती हूँ आपको 5 बजे, हाफ एन आवर के बाद 5 बजे मिलूंगी। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ठीक है। अभी ये 5-10 मिनट में ये चंद्रगुप्त खत्म कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर I'll take rest, then we will proceed our next lecture and there will be 50 questions of rapid fire. Okay. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मोस्ट इंपॉर्टेंट सुदर्शन झील, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील गिरनार क्षेत्र का निर्माण करवाया था। अशोक ने 3री ईस्वी पूर्व नहरें निकाली।
एवं छत्र रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन किया गया है। तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। अगर पूछे सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। सहगौरा ताम्रपत्र में सहगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अक्सर मैच करने को दे देगा कि आपका जूनागढ़ एक तरफ दे दिया, महास्थान अभिलेख एक तरफ दे दिया, और रानी का अभिलेख एक तरफ दे दिया, उधर दे देगा अशोक रुद्रदामन दे देगा, और चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा कि मैच करिए कि कौन से अभिलेख से कौन राजा संबंधित है। तो सहगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन संबंधित है। ठीक है, ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। तो आपको पता है ना कि जब अकाल पड़ा था इनके चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे, और इसके चक्कर में ये चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे श्रवणबेलगोला, और वहीं पर जैन धर्म एक्सेप्ट करके, जैन धर्म पहले ही एक्सेप्ट कर लिए थे, और वहीं पर इन्होंने अपने प्राण देह त्याग दिया था। चाणक्य अथवा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त ने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह भारत में शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। तो जो भारत की शासन, राज शासन था, उसके बारे में पहली रचना कौन सी है, हमारी अर्थशास्त्र। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में, पुत्र के लिए, भाई ऐसा ना हो कि पुत्र मुझे अपनी गद्दी के लिए मार दे, इससे पहले ही सिंहासन छोड़ दो, छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से, किसके से, साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली, और श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। तो ये पहले राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, जिन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा ली, और घर छोड़कर श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए, वहीं अपने शरीर को उपवास के थ्रू इन्होंने त्याग दिया। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। यस मैम, चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बारी है? बिंदुसार की। तो बिंदुसार किसके पिता थे? अशोक के। बिंदुसार ने 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य नहीं सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। यूनानी लेखकों के अनुसार इसे अमित्रोचेट्स, जिसका संस्कृत रूपांतरण है अमित्रघात। अगर पूछे किससे, तो यूनानी लेखक, जो यूनान से आए थे लेखक, उन्होंने इसे अमित्रचेट्स कहा है, और संस्कृत में इसे अमित्रघात कहा जाता है। इसके ही नाम थे किसके? बिंदुसार के। तो बिंदुसार के दो नाम, उसके एंड्रोकोट, सैंड्रोकोट चंद्रगुप्त मौर्य के, और इनके भी दो नाम है, अमित्रोचेट्स, उसी का संस्कृत रूपांतरण है अमित्रघात। वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। तो अगर भद्रसार किसका नाम था? इन्हीं का, भद्रसार, और जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। तो सिंहसेन, भद्रसार, अमित्रघात, अमित्रोचेट्स, ये सारे किसके नाम थे? बिंदुसार के। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्रघात, जो शत्रुओं का, अपने शत्रुओं को जिंदा ना छोड़े, शत्रु का विनाश करने वाला अमित्रघात। बौद्ध ग्रंथ और दिव्यवदान, बौद्ध ग्रंथ और दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में अमात्यों के विरुद्ध 2 विद्रोह हुए। जो अमात्य, तक्षशिला में अमात्य होते थे, उनके विरुद्ध 2 विद्रोह हुआ, जिनका दमन करने के लिए पहली बार उज्जैन के प्रशासक अशोक,
इसका बेटा था जिसको उज्जैन का प्रशासक दे रखा था, अशोक बनाया, और दूसरी बार उसको सुसीम, सुसीम इनका बड़ा बेटा था, सुसीम को भेजा था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था मात्यो के विरुद्ध दो विद्रोह हुए, उसको दबाने के लिए पहली बार किसको भेजा गया और दूसरी बार किसको भेजा गया? तो पहली बार उज्जैन भेजा गया अशोक को, और दूसरी बार भेजा गया सुसीम को। एथनियस, एथनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक है जो इनके बारे में और भी इतिहास बताता है हमें। एथेनस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, सीरिया का शासक था ये, एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया गया। मतलब फ्रेंडशिप का इनके पास एक विवरण देता है कौन, कि इनके साथ दोस्ती थी। एथनियस बताया हुआ है हमें, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। मतलब बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी, जिसमें भारतीय शासक ने किससे, एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी थी। फर्स्ट मदिरा, शराब, सेकंड मीठी अंजीर, तथा तीसरा दार्शनिक। तो सोचिए क्या आंसर आया होगा उधर से। मैडम प्लीज राइट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। हाँ जी, कैरी जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि टुमारो इट विल बी इन इंग्लिश एंड विल डिफाइन इन हिंदी श्योरली। Actually, yesterday some students asked me for Hindi content. That's why today all the content are in Hindi, because Hindi medium students are like, 10 or 15 students are messaging me. Tomorrow it will be in English. Don't worry. I replied you totally, na. When you messaged me first time, I replied you that tomorrow it will be in English tomorrow only. चलिए, तो और पूरा मैं इंग्लिश में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। मैं अपना इंस्टा भी, लास्ट में आपको मेरा इंस्टा चैनल का वो दिख जाएगा लिंक, वहां पर मैं आपको पूरा इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूंगी नोट्स भी। फिर वहां भी समझा दूंगी, एक बार आपको स्पेशल क्लास में आइएगा, पूरा वहां पर भी पूरा अच्छे से समझा देंगे हम आपको। ठीक है, तो देखिए 3 चीजों की मांग की किसने, बिंदुसार ने एंटियोकस से। ही डिमांडेड 3 थिंग्स। फर्स्ट वाज मदिरा, मीठी अंजीर एंड दार्शनिक। लेकिन सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 तो मांग ली, मदिरा तथा मीठी अंजीर, लेकिन वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अथवा दार्शनिक के संबंध में यह कहा कि यूनानी के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। जब इन्होंने 3 चीजें मांगी कि मुझे एक तो मदिरा चाहिए, मीठी अंजीर चाहिए, और एक दार्शनिक जो लिखते थे, दार्शनिक जिसको कहलाते थे, तो उनसे उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम किसी अपने दार्शनिक का लेन देन नहीं कर सकते हैं, राइटर्स का या किसी इंसान का, हम उनकी किसी से लेन देन नहीं करते। उन्होंने मना कर दिया था। 2 चीजें तो भिजवा दी थी, लेकिन दार्शनिक के लिए उन्होंने मना कर दिया था। सीरिया के अनुशासक एंटियोकस ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजपूत मौर्य दरबार में भेजा था। ये बहुत बार पूछा गया है कि सीरिया के शासक ने एंटियोकस जो थे वो डायमेकस को तथा किसको, डायमेकस को भेजे थे, तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म एक्सेप्ट किए थे, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो 3 लोग थे, तीनों ने अलग अलग लोग, अलग अलग इनकी वो थी। वो जैन धर्म को मानते थे, ये अजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक जी। तो अब किसकी बारी आती है हमारे, अशोक की, अशोक द ग्रेट। और अच्छा, अशोक ने किससे सीखा था इंस्क्रिप्शन पर खुद लिखवाना? जैसे पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले पत्थरों पर लिखवाने का कार्य सबसे पहले अशोक ने किया था। तो 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये चीजें अशोक ने किससे सीखी थी पत्थर पर लिखवाना, और दूसरा अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहली बार कब और किसने पढ़ा? आपके पास 30 सेकेंड है। मैम सारे क्लास के पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे? पीडीएफ सारे क्लास के चाहिए? कुछ तो स्पेशल पे है, कुछ यूट्यूब पे, ये यूट्यूब पे सर्च करिए हिस्ट्री बाय पूजा सिंह अनअकैडमी, वहां आ जाएगा सारा। और सारे अगर क्लास की शेयर कर दूंगी लिंक मैं इंस्टा पे, वहां पर इंस्टा लास्ट में आज मैं अपने इंस्टा का लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, वहां पर ज्वाइन करिए मुझे इंस्टा पे, रोज सारी चीजें वहां पे अपडेट कर दिया करूंगी मैं। ओके,
चलिए फटाफट दो आंसर दीजिए कि अशोक ने इंस्क्रिप्शन पर लिखवाने का किससे सीखा, इंस्क्रिप्शन लिखवाना, लिखना, इस पत्थरों पर लिखने की प्रथा कहाँ से सीखा। दूसरा ये कि अशोक के इंस्क्रिप्शन पहली बार कब और किसने पढ़ा, किसको सफलता मिली थी। वेरी गुड तमन्ना, बहुत अच्छे बच्चे। जेम्स प्रिंसेप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में फर्स्ट टाइम पीरियड पर अशोक के जो है अभिलेख पढ़ने में उनको सफलता मिली, और इसने डेरियस फर्स्ट से सीखा था। पहली बार अशोक ने ही इंस्क्रिप्शन लिखवाना शुरू किया था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, अशोक 273 ईस्वी पूर्व पर गद्दी पर बैठा, किंतु उत्तराधिकारी युद्ध के कारण 4 वर्ष बाद उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ 259 ईस्वी में हुआ। महावंश के पहले तो क्या हुआ, 99 भाइयों की हत्या किया था और उत्तराधिकारी युद्ध में बिजी रहा, तो इसलिए इसका फाइनली जो राज्याभिषेक हुआ वो 259 ईस्वी पूर्व हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसके राज्याभिषेक का समय बताइए। तो महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। किसके अनुसार, महावंश के अनुसार। हत्या करके मंत्री राधा गुप्त की सहायता से अपने बड़े भाई, सौतेले भाई सुषुम सुमन की हटाकर गद्दी पर बैठा, क्योंकि सुषिम बड़ा था तो गद्दी पर वही बैठता, तो अपने मंत्री राधा गुप्त के साथ मिलकर इसने सुषिम को गद्दी से हटा दिया और गद्दी छीन ली। तो अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय कहा गया है। उसके अभिलेखों में उसे देव नाम प्रिय, जो देव जो भगवान के प्रिय होते हैं वो देव नाम प्रिय कहलाते हैं, कहकर संबोधित किया गया है। भब्रू अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख, भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी, जबकि मास्की 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 में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। ठीक है, ये दो बहुत है, भब्रू अभिलेख और मास्की अभिलेख, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भब्रू में उसे प्रियदर्शी कहा गया है और मास्की में उसे बुद्ध शाक्य कहा गया है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उदगेलम अभिलेख में मिलता है। अगर पूछे अशोक नाम कहाँ मिलता है, ये कई बार पूछा है। मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर और उदगेलम अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। जो पुराण लिखे गए, पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया, और दीप वंश में उज्जैनी कारमोली कहा गया है। उत्तरी कर्नाटक में स्थित कंगनहल्ली मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र में राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। तो अलग अलग करके लिख लीजिएगा। भब्रू अभिलेख अलग पहले लिख लीजिएगा, अशोक के अभिलेख में उसे देवप्री कहा गया है। भब्रू अलग लिख लीजिएगा, मास्की अलग, फिर मास्की, गुर्जरा, निट्ठूर, उदगेलम वहां क्या कहा गया है, अलग अलग करके नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए अपना। चलिए, सर्वप्रथम 1837, जिसके भी मैंने ऊपर बात की वही पॉइंट आ गया कि 1835-37 में जेम्स प्रिंसेप ने नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि, इनकी कौन सी लिपि थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश में देवनाम प्रिय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। वर्ष 1916 में मास्की कर्नाटका से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, तो यहां तक अशोक के बारे में जानिए। अच्छा, अशोक के धम्म, अशोक के अभिलेख, ये सब तो थोड़ा सुने सुने नाम सबको लग रहा है ना। कई लोग, इफ द क्लास इज बोथ इन हिंदी इन इंग्लिश इट विल हैव मोर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अच्छा, if it will be in English and Hindi both, then viewers and subscriber will be increasing, huh? Okay, okay, right, good. Thanks for telling. Surely done. कल से यही रहेगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ में। जेम्स, एक्चुअली अगर टाइपर्स हो किसी के पास, टाइप करने वाले या पीपीटी बनाने वाले, तो प्लीज हमें बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती पीपीटी बनाने में। तो अगर आपके लोगों के पास कोई हो तो बताइएगा, हम उसी से पीपीटी बनवा लिया करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। देन वी विल एक्सप्लेन इन हिंदी और इंग्लिश बोथ। चलिए, मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट मंथ से। अभी ये आज 28 है, 29 और 30 चली जाए
कल मैं इंग्लिश में ही लाऊंगी, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी वाले बच्चों को तो हिंदी समझ में आ जाएगी जब एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश वालों के लिए शायद, जो इंग्लिश में कभी हिंदी में नहीं पढ़े होते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है, आई नो दैट। तो कल से मैं पूरा इंग्लिश में रहेगा, उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी। बच्चा पार्टी जो हिंदी लोग हो, वो थोड़ा सा तसल्ली रखिए 2 दिन तक बस। फर्स्ट से मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करवा के किस तरह से मैनेज करती हूँ, देखो कोई मिले। एक्चुअली मिल ही नहीं रहे, लॉकडाउन है ना, तो कोई मिल नहीं रहा है। टाइपिस्ट जो टाइप करते हैं, जो पीपीटी बनाते हैं, वो कोई मिल ही नहीं रहे हैं। तो हम टीचर्स पढ़ाने में फोकस दें, फिर पीपीटी बनाए, तो काफी हेडेक हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट बस मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में साथ साथ चलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। व्यूवर्स बढ़ेंगे तो हमें बच्चों को समझ में आना चाहिए, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का लेके क्या करना है। अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं, 15, 2 बच्चों को भी समझ में आ गया तो जीवन हमारा सफल होता है। हमें बच्चों को समझाना है, और एक को नहीं समझ में आता तब भी जीवन असफल है। तो एक को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए जहां से जैसे मैं मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूंगी एक बच्चे को भी समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि एक बच्चे को इग्नोर कर दिया जाएगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगी। मेरे लिए एक बच्चा चाहे हो, चाहे 100 बच्चा हो, चाहे 10 बच्चे हो, चाहे 300, एक ही बराबर है। जिनको जो भी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम बैठे हैं, ठीक है। चलिए, तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा, बौद्ध ग्रंथों में इनकी माता का नाम क्या मिलता है? धम्मा, पासादिका तथा शुभद्रांगी। शुभद्रांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की पत्नी असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्यार्चित्या, प्रयाग स्तंभ में, ये बहुत जरूरी है, में कारवकी। ये पूछता है प्रयाग स्तंभ में किस रानी का नाम है? कारवकी का नाम प्राप्त होता है। कहां पर? प्रयाग स्तंभ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। कारवाकी, कारवाकी का नाम प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक की 2 बेटी का नाम मिलता है। एक संघमित्रा, जिसको इन्होंने श्रीलंका भेजा था प्रचार करने के लिए, और चारुमती नाम मिलता है। 2 पुत्र, कुणाल और महेंद्र का नाम मिलता है। महेंद्र संघमित्रा के साथ श्रीलंका गए थे, के नाम का उल्लेख मिलता है। पुत्र जालौक का उल्लेख राजतरंगड़ी में मिलता है। अच्छा, राजतरंगड़ी किसने लिखा था? बताइए, राजतरंगड़ी किसने लिखा था? राजतरंगड़ी, थैंक यू रंजीता जी, थैंक यू रंजीता पांडे जी, थैंक यू। बताइए, राजतरंगड़ी किसने लिखी है? और राजतरंगड़ी में किसका इतिहास है? कहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है, और किसने लिखा है राजतरंगड़ी? कल्हड़, बिल्कुल सही, राजतरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा है। और कहाँ पर किसका इतिहास है? यहाँ पर राजतरंगड़ी में किसका इतिहास है पूरा? इसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर, बिल्कुल सही। विशाखा जी पहले ही शायद आंसर दे दी। हर्ष का इतिहास, अरे वाह, वेरी गुड। कश्मीर, राजतरंगड़ी, बिल्कुल सही। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूप है। धम्म मतलब धर्म। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलो वॉल सत्तु से ली गई है। राहुलो, इसको अलग कर दीजिएगा, वाद सूत्र से ली गई है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अब भ्रभु, देखिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा। भब्रू शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिसंग बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करता था। जो अशोक था वो बुद्ध, धम्म, संघ तीनों में विश्वास करता था। उसने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। साची और सारनाथ लघु स्तंभ में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेशों कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में महामात्रों को दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने शिलालेख आ रहे हैं उसको अभी आगे शॉर्टकट में करके हम आपको एक पेज पर दे दिए हैं, वहां से याद करिए। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा ट्रिक बना के वहां मैंने एज इट इज फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में क्या है वो लिखा हुआ है, आगे अभी आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ भी कंफ्यूज मत होइए, वहां आपको सारा
एक ही पेज पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अशोक के अभिलेख। अच्छा, अभिलेख जो होते हैं ना, जैसे कुछ हमारे इतिहास गायब हो गए हैं। जैसे वेन आया था, उसने बहुत सारा हर्ष के बारे में इतिहास लिखा था, बट वो किस पे लिखते थे, एक ताम्र पत्र होता था उस पे लिखते थे। तो चीजें ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रह पाई, ज्यादा जैसे पेपर कागज ये सब ज्यादा सेफ नहीं। लेकिन जो पत्थर पे लिख दिए गए ना, जो इंस्क्रिप्शन, जो दीवार, जो इस पे, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए, उससे छेड़छाड़ भी कोई नहीं कर सकता। तो उसका, उसकी सत्यता हमेशा सही रहती है, उस पे हम विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि जो उसका बेस रहा होगा वही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी। तो अशोक के अभिलेख, की सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यही रही कि उसने अभिलेख लिखवाए, हमें इतिहास प्रदान हुए। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। यह पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता को संबोधित किया। पहला राजा बना जिसने अभिलेख द्वारा जनता को अपने बारे में बताया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में था। हाँ, ये लैंग्वेज पूछता है, किस किस लैंग्वेज में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। ब्राह्मी लैंग्वेज में, खरोष्ट में, यूनानी में और आरमाइक लिपि में। ये लिपि तीनों थी। और ब्राह्मी लिपि जब पढ़ी जा चुकी, जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार डिकोड किया, तो सब बड़े खुश हुए, सारी चीजें हमें और इतिहास के बारे में पता चली। सभी अभिलेखों की भाषा प्रकृत थी। सारे अभिलेख प्रकृत भाषा में थे। शहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ट लिपि। तो किस किस में खरोष्ट लिपि है? शहबाज गढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्ट लिपि है, तथा तक्षशिला एवं लंघबान अभिलेख में अरमाइक लिपि है का प्रयोग किया गया है। सरेकुना कांधार अभिलेख में अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये लैंग्वेज भी याद रखिएगा कि किस अभिलेख में कौन सी लैंग्वेज। पहले तो 4 लैंग्वेज याद रखिए, ब्राह्मी, खरोष्ट, यूनानी, अरमेइक। ये 4 लैंग्वेज है जो कि यूज किया गया, विच इज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस एंड फर्स्ट इंस्क्रिप्शन लाइक शहबाज गढ़ी एंड मानसेहरा। हर अभिलेख में खरोष्ट, इस तरह से आपको अलग अलग याद करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शिलालेख एक जगह बता दिया गया है। आगे मैंने अभिलेख की चर्चा की है, ठीक है, वो सारी अभी ये देखिए एक पेज पे कर दिया ना शिलालेख आपको, कि मास्की कहाँ पर है, गुर्जरा कहाँ पर है, ब्रह्मगिरी कहाँ पर है अभिलेख, भाब्रू अभिलेख कहाँ है, हरौरा अभिलेख कहाँ है। ये मैंने आपके लिए एक जगह एक अलग से नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे नोट्स अभी आगे आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम टी पैंथलर ने की थी। इस बात को याद रखिए, पढ़ा भले उन्होंने था जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन खोज सबसे की थी सबसे पहले टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में, नामक पादरी ने की थी। उसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। जो दिल्ली और मेरठ के अभिलेख है, खोजने वाले उसको थे टी पैंथलर। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा पहली बार था। 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की सफलता हुई। फायान का किस्सा एवं पाटलिपुत्र में अशोक के तथा वेनसंग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेख की चर्चा करता है। ठीक है, फायान किसमें करता है? साकिसा एवं पाटलिपुत्र में अशोक करता हुए अशोक के तथा वेनसंग राजगृह एवं श्रावस्ती में करता है। अशोक के अभिलेखों की चर्चा करा हुआ है उसने। अशोक के अभिलेख का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है। एक तो शिलालेख, इन्हें बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 भागों में बांट दिया गया है। स्तंभ लेख, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख तथा लघु स्तंभ लेख में विभाजित कर दिया गया है। गुहा लेख, ये गुफाएं में उत्कीर्ण लेख है। ठीक है, गुहा लेख मतलब गुफा के अंदर जो उत्कीर्ण है, गुहा लेख उसको बोलते हैं। और जो शिला लेख पत्थरों पे लिखा गया, और बड़े पत्थरों पे लिखा गया, छोटे पत्थरों पे लिखा गया, इस तरह से उसका डिवाइडेशन किया गया। तो शिला लेख क्या है? इस शिलालेख, इन्हें बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 भागों में बांटा गया। स्तंभ लेख, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया। गुहा लेख होता है जो गुफाओं के अंदर पत्थरों पे उत्कीर्ण। अच्छा, पहले के जो लोग होते थे ना, जिनको लैंग्वेज नहीं आती थी, बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, पैलोलिथिक एज में, मेसोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज टाइम पीरियड पर, तो लोग अब एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के लिए ना केव्स पे पिक्चर्स बनाते थे। लिपि, उनकी लिपि आज तक डिकोड नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी पिक्चर फिगर को आप डिकोड नहीं कर सकते कि क्या कहना चाह रहे थे। तो बहुत सारे लोग गुफाओं में अपने, क्योंकि गुफाओं में रहते ही थे, तो गुफाओं में भी लिखवाते थे। तो गुहा लेख कहा जाता है जो अशोक ने गुफाओं में लिखा है, दैट इज गुहा लेख।
तो अशोक के दीर्घ लेख कहाँ कहाँ है ये जरूर याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में कई बार देता है ये, ठीक है। चलिए एक बार पढ़िए खुद से। मैं थोड़ा गले को रेस्ट दूं, आप इसको अशोक के शिलालेख को पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। पढ़ लिए? चलिए मैं ही बताती हूँ। अशोक के दीर्घ शिलालेख, अशोक के जो दीर्घ शिलालेख है, शिलालेख शहबाज गढ़ी शिलालेख है पेशावर में। कहाँ पर है? पेशावर में। मानसेहरा शिलालेख है हजारा पाकिस्तान में। कालसी शिलालेख है देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार शिलालेख है जूनागढ़ गुजरात में। एरागुड्डी है करनूल आंध्र प्रदेश में। धौली है पुरी उड़ीसा में। जौगढ़ है गंजाम उड़ीसा में। और सोपारा है थाड़ा महाराष्ट्र में। और ये आप लोगों को कल टिप पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी कल क्वेश्चन, आज तो जो थोड़ा सा है वो इजी है, कल ऐसे ही मैच द फॉलोइंग देंगी, एक तरफ दे दूंगी शिलालेख और एक तरफ दे दूंगी स्थान, उससे मैच करना होगा। तो प्लीज ये जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। अब अशोक के लघु शिलालेख कहाँ कहाँ पर है? तो लघु शिलालेख स्थान मास्की, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, रायचूर कर्नाटक में है। और अभी ये भी है, ये इसका ऐसे ही पेज बनाया हुआ जिसमें लिखा है कि मास्की में किसके बारे में चर्चा किया गया है, गुर्जरा में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिर्फ अभी प्लेस याद करा रही हूँ, बाद में ये भी याद करना पड़ेगा किसके बारे में कहाँ पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मास्की रायचूर कर्नाटक में है, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में है, भाब्रू जयपुर राजस्थान में है, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, सासाराम बिहार में है, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश में है, पालकी गुड्डू कर्नाटक में है, राजुल मंडगिरी कर्नूल आंध्र प्रदेश में है, गोविमठ मैसूर कर्नाटका में है, सिद्धपुर कर्नाटका में है, एरगुंडी कर्नल कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है, सारोमारो मध्य प्रदेश में है, नेटूर मैसूर में है, उदगेलन वेल्लरी में है, अर्पन गुडरिया मध्य प्रदेश में है, सन्नाती कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आपके साथ फिर हम भी चलेंगे, कभी इंस्क्रिप्शन देख के आएंगे, 4-5 तो मैंने भी देखे हैं, ज्यादा नहीं। कभी आपके साथ भी चलेंगे, हम भी देख के आएंगे। चलिए नेक्स्ट है अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीर्घ स्तंभ लेख स्थान इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। टोपरी दिल्ली हरियाणा में है। टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश में है। लौरिया नंदन बिहार में है। गढ़लौरिया अरराज बिहार में, रामपुरवा बिहार में। तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें तथा 12वें 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं। जो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए, जिनकी जगह दो पृथक लेख है, उनकी जगह पे दो अलग अलग लेख लिखे गए हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख की लिपियां केवल ब्राह्मी ही हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख है इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, रुमनदेई नेपाल की तराइन में, कई बार पूछा है रुमनदेई कहाँ है, नेपाल की तराइन में, और निगाली सागर नेपाल की तराइन में, ठीक है। तो आज इतना ही, बाद में ये अब 14वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कराती हूँ नेक्स्ट सेशन में, आधे घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। नो नो, वाई आई फील रॉन्ग, मैं कहाँ से हूँ? मैं चंडीगढ़ से हूँ। इसमें कौन सा बुरा मानने वाली बात है? पूछ सकते हैं आप कहाँ से हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ। चलिए ठीक है, बाकी यहाँ से अभी हम याद दिलाना कहाँ से करना है, लघु शिलालेख से। आधे घंटे बाद जो सेशन है 5 बजे, उसमें ये 10 मिनट में ये हो जाएगा शौक, उसके बाद रैपिड फायर करेंगे, ठीक है, 1 घंटे का। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, तब तक के लिए थोड़ा सा चाय कॉफी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग भी चाय कॉफी कर लो, फिर मिलते हैं। बाय बाय बच्चा। कहाँ है?
लिंक भेजा हुआ है, देखो। क्वेश्चन इसमें कहाँ है? इसी में खोल, बंद कर दे इसे। दीपक एडिट वाले